तो फर्स्ट अपील और सेकंड अपील दोनों कर लिए, तो दोनों के बीच में डिफरेंस भी निकालना पड़ेगा ना, बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन होता है ये, डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट अपील एंड सेकंड अपील। तो देखिए कई आधार तो हम लोग निकाल लेंगे ऐसे ही जैसे पढ़े हुए हैं हम लोग। तो पहला तो क्या ही ले लेंगे, ग्राउंड के आधार पर, ग्राउंड के बेसिस पर, नहीं पहले कोर्ट के बेसिस पर लेते हैं, है ना। फर्स्ट अपील कैन बी, एप्लीकेशन फॉर फर्स्ट अपील कैन बी मेड टू एनी अपीलेट कोर्ट, है ना। फर्स्ट अपील किसी भी अपीलीय न्यायालय में किया जा सकता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी, ठीक है। बट सेकेंड अपील, एप्लीकेशन फॉर सेकेंड अपील कैन बी मेड ओनली टू द हाई कोर्ट। तो पहले तो कोर्ट के बेसिस पर ले लिया एक अंतर, अब ग्राउंड के बेसिस पर भी ले सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर सेकेंड अपील कैन बी मेड ऑन बोथ द ग्राउंड्स ऑफ फैक्ट एज वेल एज लॉ, है ना, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे भी और क्वेश्चन ऑफ लॉ पर भी। बट सेकेंड अपील कैन बी प्रेफर्ड ओनली व्हेन द मैटर इन्वॉल्व्स सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। दो तो यही हो गया। फर्स्ट अपील, application for first appeal can be made against decree or order if it is applicable, जोड़ देंगे उसमें, नहीं डिग्री के, फर्स्ट अपील डिग्री के भी अगेंस्ट हो सकता है, फर्स्ट अपील ऑर्डर के अगेंस्ट अपील हो सकता है। बट देयर इज नो प्रोविजन फॉर सेकेंड अपील अगेंस्ट द ऑर्डर पास्ड इन एन अपीलेट कोर्ट, नहीं ऑर्डर का सेकेंड अपील नहीं होता, ठीक है। डिग्री का सेकेंड अपील हो सकता है इफ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, बट देयर कैन बी नो सेकेंड अपील इन केस ऑफ ऑर्डर, है ना। आदेश का द्वितीय अपील नहीं होता। 3 पॉइंट तो निकल गया, है ना। चौथा पॉइंट क्या है, फर्स्ट अपील लाइज फ्रॉम अ डिक्री पास्ड बाय अ कोर्ट एक्सरसाइजिंग ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। प्रथम अपील कब करेंगे, जब ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करके कोर्ट ने डिक्री पास कर दिया है। बट अ सेकेंड अपील लाइज फ्रॉम अ डिक्री पास्ड बाय अ कोर्ट एक्सरसाइजिंग अपीलेट जुरिस्डिक्शन, है ना। सेकेंड अपील कब करेंगे, सेकेंड अपील उस डिक्री के अगेंस्ट करेंगे जिस डिक्री को अपीलेट कोर्ट ने पास किया है ना। तो चलिए यही 3-4 तो अंतर है फर्स्ट अपील और सेकेंड अपील का। फिर तो सेक्शंस का भी ले सकते हैं, एक पांचवा भी जोड़ दीजिए इसमें, है ना। प्रोविजंस रिगार्डिंग फर्स्ट अपील हैव बीन प्रोवाइडेड बिटवीन 96 to 99, है ना, 99 ये भी कह दे सकते हैं। But the provisions regarding second appeal have been provided under section 100 to 104 भी कह सकते हैं। सेकेंड नहीं, क्लाउज 2 उसमें आ जाता है उसके रिगार्डिंग, तो वो भी कह सकते हैं। चलिए आ जाए, बढ़ते हैं आगे। अपील का काम तो हो गया, है ना, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना। तो चलिए अब हम लोग जो अगला पॉइंट करने वाले हैं इसमें, अब लिमिटेड ही टॉपिक बच गया है, ज्यादा नहीं बचा है सीपीसी में। अगले वीक में सीपीसी खत्म हो जाएगा, एक आध क्लास में जो बच जाएगा ना, स्मॉल कॉज कोर्स को भी हम उसको निपटा देंगे। सेक्शन 113 एंड ऑर्डर 46, है ना, ये रेफरेंस का प्रोविजन, ये समझ लीजिए कि ये है क्या, है ना। सबऑर्डिनेट कोर्ट, जो ट्रायल कोर्ट जिसको कहते हैं, जिसको सिविल कोर्ट हम लोग कहते हैं, नहीं, ट्रायल कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट किसी सूट को सुन रहा है, और कई बार क्या हो जाता है कि कोई ऐसा लॉ पॉइंट है, विधि का कोई प्रश्न है ऐसा जिसके वैलिडिटी के रिगार्डिंग कंफ्यूजन है कि ये लॉ अभी वैलिड है या नहीं, है ना।
ट्रायल कोर्ट को अगर ऐसा कंफ्यूजन होता है कभी भी, तो एक प्रोविजन सीपीसी ने कर रखा है कि ऐसा जब भी कोई कंफ्यूजन हो ट्रायल कोर्ट को कि कोई लॉ वैलिड है या नहीं है, उसके वैलिडिटी के रिगार्डिंग अगर उसको कोई अगर कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो सेक्शन 113 और ऑर्डर 46 में उसको एम्पावर किया गया है सबऑर्डिनेट कोर्ट को कि वैसे लॉ पॉइंट पर एक्सप्लेनेशन या क्लैरिटी के लिए वो क्या कर सकता है, हाई कोर्ट को वो लॉ पॉइंट रेफर कर सकता है। नहीं, ठीक है, क्योंकि कोई लॉ वैलिड है या नहीं इसके रिगार्डिंग डिसीजन सबऑर्डिनेट कोर्ट नहीं ले सकता है। ये डिसीजन कौन ले सकता है, केवल हायर कोर्ट ही ले सकता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर सीपीसी सबऑर्डिनेट कोर्ट को ये पावर देता है कि ऐसा अगर कंफ्यूजन हो, उसको किसी लॉ के वैलिडिटी के रिगार्डिंग अगर कोई डाउट हो, तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए वो क्या करेगा, उस मैटर को हाई कोर्ट को रेफर कर देगा, भेज देगा। हाई कोर्ट क्या करेगा, अच्छा जब वो भेजेगा ना, तो इसके अंदर ये भी प्रोविजन है 113 में कि जब वो रेफर करने लगेगा ना, हाई कोर्ट को भेजने लगेगा, तो उस रेफरेंस के पहले वो क्या करेगा, अपना ओपिनियन भी साथ साथ लिख देगा, तो मेरी क्या राय है, हम क्या समझ रहे हैं, है ना। तो वो अपना ओपिनियन भी लिख करके और तब सेंड करेगा हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट उसको एग्जामिन करेगा और उसको वो स्पष्ट करेगा, एक्सप्लेन कर देगा, और एक्सप्लेन करके फिर से वो केस वो क्या करेगा, ट्रायल कोर्ट को सेंड कर देगा। और ट्रायल कोर्ट हाई कोर्ट के डिसीजन के अकॉर्डिंग जैसा भी उसने एक्सप्लेनेशन उसका बताया है, जैसा भी उसने ऑर्डर पास किया हाई कोर्ट ने, उसी के अकॉर्डिंगली अब ट्रायल कोर्ट अपना डिक्री पास कर। तो रेफरेंस का पर्पस समझ गए, रेफरेंस क्यों करा जाता है। नहीं, रेफरेंस करा जाता है जब ट्रायल कोर्ट को, सबऑर्डिनेट कोर्ट को, जब किसी लॉ के वैलिडिटी के रिगार्डिंग, कानून के वैधता के संबंध में उसको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो ऐसे डाउट और कंफ्यूजन को रिमूव करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए वो एम्पावर्ड है 113 में कि वो क्या करेगा, वो उस मैटर को, उस लॉ पॉइंट को भेज देगा कंसर्न्ड हाई कोर्ट को। कंसर्न मतलब जिसके सबऑर्डिनेशन में वो कोर्ट है, उस उच्च न्यायालय को भेज देगा, और वो उच्च न्यायालय अपने ओपिनियन के साथ भेजेगा, वो उच्च न्यायालय उसको डिसाइड करके, सेटल करके फिर से उसको भेज देगा, और उसी के बेसिस पर, उसी के परस्यूएंस में वो अपना अब डिक्री पास करेगा। हाईकोर्ट इतना ही करेगा, नहीं, हाईकोर्ट उस मैटर को फाइनली डिसाइड नहीं करेगा, केवल क्या करेगा, उस लॉ पॉइंट के रिगार्डिंग, जिसके वैलिडिटी के, जिस लॉ के वैलिडिटी के रिगार्डिंग उसको डाउट है, वो केवल डाउट रिमूव कर देगा, एक्चुअल पोजीशन है क्या वो बता देगा, और ये बता करके भेज देगा हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट को, और सबऑर्डिनेट कोर्ट उसी के अकॉर्डिंगली अपना डिक्री उस केस में पारित कर देगा। ठीक है, थोड़ा सा प्रोसीजर भी जैसे इसमें बता दिया गया है कि जब हाई कोर्ट रेफर करने लगेगा तो क्या प्रोसीजर होगा, इसलिए प्रोसीजर के लिए आ गया है ऑर्डर 46, है ना। रेफरेंस है क्या एक्चुअल में, इसका जो सब्सटेंटिव पार्ट है वो है सेक्शन 133। तो रेफरेंस को याद रखना है सेक्शन 113 एंड ऑर्डर 46, ठीक है, दोनों को मिला करके। क्या कहता है ये देखिए 113 कहता है कि एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट, है ना, कोई भी न्यायालय जो उच्च न्यायालय के अधीनस्थ है, मे मेक एन एप्लीकेशन फॉर रेफरेंस टू द हाई कोर्ट आइदर सुओ मोटो और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ आइदर पार्टी टू द सूट। एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट मे मेक एन रेफरेंस टू द हाई कोर्ट आइदर सुओ मोटो, कोई भी न्यायालय जो उच्च न्यायालय का अधीनस्थ है वो रेफरेंस के लिए एप्लीकेशन कर सकता है। किसको करेगा, केवल और केवल हाई कोर्ट को करेगा। कैसे करेगा, तो ये स्वप्रेरणा से भी कर सकता है, सुओ मोटो भी कर सकता है, और किसी पार्टी के आवेदन पर भी कर सकता है। When the court is satisfied, कब करेगा, जब न्यायालय संतुष्ट होगा that the case pending before it involves a question regarding validity of any act, ordinance or regulation। कब करेगा,
जब कोर्ट सेटिस्फाइड है कि जो केस उसके सामने पेंडिंग है, लंबित है, उसमें किसी भी एक्ट, रेगुलेशन या ऑर्डिनेंस के रिगार्डिंग उसके वैलिडिटी के संबंध में कोई प्रश्न खड़ा हो गया है, ये प्रश्न खड़ा हो गया है कि वो एक्ट या ऑर्डिनेंस या रेगुलेशन वो वैलिड है या नहीं है, ये कंफ्यूजन है, ये डाउट है उसको, तो वो एप्लीकेशन रेफरेंस कर सकता है, एप्लीकेशन करके हाई कोर्ट को, the determination of which is necessary for disposal of the case, और वो ऐसा लॉ पॉइंट है जो उस केस को निर्णित करने के लिए, डिसाइड करने के लिए आवश्यक भी है ना। And is of opinion that such act, ordinance or regulation or any provision is invalid or inoperative, और उसकी राय क्या है, अधीनस्थ न्यायालय की राय ये है कि ये जो एक्ट, ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन है उसका जो वैलिडिटी है वो ऐसा एक्ट, ऑर्डिनेंस या रेगुलेशन वो क्या है, इनवैलिड है, इनऑपरेटिव है, ये उसका ओपिनियन है, बट हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड शो बाय द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, लेकिन उस पॉइंट को, उस लॉ पॉइंट पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई डिसीजन नहीं दिया है। द कोर्ट गिविंग इट्स ओपिनियन एंड रीजंस रेफर द सेम फॉर द ओपिनियन ऑफ द हाई कोर्ट, तो तब वो अपना ओपिनियन लिखते हुए रेफर कर देगा उस लॉ पॉइंट को हाई कोर्ट के लिए, और हाई कोर्ट उसको डिसाइड करके उसको फिर से वापस भेज देगा, है ना। अब इसमें जो 3 बात आया तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बात क्यों लिखा है, एक्ट, ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन है। एक्ट कौन बनाता है, विधायिका बनाता है, स्टेट लेजिस्लेचर भी और यूनियन लेजिस्लेचर भी, राज्य की विधायिका भी और केंद्र की विधायिका भी। अब जिसका तो किसके लिस्ट में आता है, जिसके लिस्ट में आएगा वही तो बनाएगा, उसको एक्ट बोलते हैं। ऑर्डिनेंस जब हाउस का प्रोसीडिंग नहीं चल रहा होता है, कोई लॉ बनाना जरूरी लगता है, प्रेसिडेंट या गवर्नर पास करता है, तो तब क्या करा गया है, प्रेसिडेंट और गवर्नर को लॉ मेकिंग पावर भी दे दिया गया है एक तरह से, ऑर्डिनेंस के फॉर्म में, अध्यादेश के फॉर्म में नहीं, वो क्या कर देता है, अध्यादेश जारी कर देता है फॉर द टाइम बीइंग, कि जब तक हाउस लॉ नहीं बना लेता है तब तक चलो यही लॉ रहेगा, 6 महीने तक वैलिडिटी रहता भी है उसका, है ना। उसको भी क्या होता है, उसको भी फोर्स ऑफ लॉ होता है, विधायिका द्वारा बनाए कानून का बल प्राप्त होता है उसको, तो वो भी क्या है, लॉ ही है। रेगुलेशन किसको कहेंगे, एग्जीक्यूटिव मेड लॉ कहते हैं उसको, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कहते हैं उसको, नहीं है ना। एग्जीक्यूटिव को भी दिया गया है लॉ मेकिंग पावर ना, है ना, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, उसी को हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव मेड लॉ। कहने का मतलब तीनों का तीनों क्या है, लॉ ही है, नहीं, क्योंकि अलग अलग बॉडी ने बनाया है इसलिए उसका नाम अलग अलग हो गया है, एक्चुअल में तीनों क्या है, लॉ ही है। और मतलब इसलिए कहा कि तीनों को अगर मिला दें तो लॉ कह सकते हैं उसको एक वर्ड में, नहीं, लॉ के वैलिडिटी के रिगार्डिंग अगर कोई डाउट है और ओपिनियन है कोर्ट का कि ये लॉ इनवैलिड है या फिर इनऑपरेटिव है, तो तब उसको एक्सप्लेन करने के लिए, है ना, उस डाउट को रिमूव करने के लिए उस लॉ पॉइंट को वो क्या कर सकता है, हाई कोर्ट को रेफर कर सकता है हाई कोर्ट के ओपिनियन के लिए, और हाई कोर्ट अपना ओपिनियन दे करके उस केस को फिर से वापस सबऑर्डिनेट कोर्ट को भेजेगा और सबऑर्डिनेट कोर्ट उसी बेसिस पर अपना डिक्री पास कर देगा, है ना। द हाई कोर्ट मे आंसर द क्वेश्चन रेफर्ड टू इट, जो प्रश्न उसको भेजा गया है उसका वो उत्तर दे सकता है, एंड सेंड बैक द केस टू द रेफरिंग कोर्ट फॉर डिस्पोजल अकॉर्डिंगली, और अपना ओपिनियन दे करके वो केस को फिर से वापस भेज देगा अधीनस्थ न्यायालय को उसी के अनुसार निर्णय करने के लिए, डिक्री पास करने के लिए।
but while deciding the reference, the High Court is not confined to the questions referred by the subordinate court. लेकिन जब उस लॉ पॉइंट के ऊपर हाई कोर्ट अपना ओपिनियन देगा तो जितना रेफर करा गया है उसी तक उसको सीमित रहने की आवश्यकता नहीं है, वो उसके बियॉन्ड भी जा सकता है, और भी कोई बात अगर उसको लगता है कि उसमें इन्वॉल्व है जो रेफरेंस में मेंशन नहीं करा गया है, वो उसके ऊपर भी ओपिनियन दे करके वो सबऑर्डिनेट कोर्ट को भेज सकता है। ठीक बात है। इफ अ न्यू एस्पेक्ट ऑफ लॉ अराइजेज द हाई कोर्ट कैन कंसीडर इट, है ना, अगर कोई नई बात भी उसमें आ गई है जो रेफरेंस में नहीं था, उसको भी कोर्ट, हाई कोर्ट क्या कर सकता है, डिसाइड कर सकता है। ये बात बताया गया कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड के मैटर में 1961 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, क्लियर है ये बात? जितना बात, जिस बात को क्लियर करने के लिए वो भेजा है हाई कोर्ट को, उसी तक उसको कन्फाइंड नहीं रहना है। अगर कोई और भी एंगल उसको लगता है शामिल है उसमें, उसके बारे में भी ओपिनियन वो लिख करके सबऑर्डिनेट कोर्ट को वापस भेज देगा, उसके अकॉर्डिंगली वो डिक्री पास करेगा। ये तो 113 की बात थी, नहीं 113 ने क्या बताया कि एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू दी हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय का कोई भी अधीनस्थ न्यायालय may make application for reference to the high court, है ना। हाई कोर्ट को कोई एप्लीकेशन कर सकता है, वो रेफरेंस कर सकता है रिगार्डिंग द क्वेश्चन ऑफ वैलिडिटी of any act, ordinance or regulation. If the court is satisfied that the decision regarding the validity or operativeness of such act, ordinance or regulation is necessary for giving decision in that matter. नहीं, ये भी कि उसका संतुष्टि होना चाहिए कि ऐसे एक्ट या ऑर्डिनेंस या रेगुलेशन के बारे में डिसीजन दिया जाना उस मामले में निर्णय के लिए आवश्यक है। Then such court may, giving its own opinion, refer such matter for the opinion of the high court. है, जब इतना सारा बात होगा, ये सेटिस्फेक्शन होगा कोर्ट का, तो वो क्या करेगा, वो उसको हाई कोर्ट के रेफरेंस के लिए, उस ओपिनियन के लिए उसको वो भेज देगा। हाई कोर्ट क्या करेगा, उसको एग्जामिन करेगा, उसको देखेगा और उसको डिसाइड करके अपना ओपिनियन दे करके हाई कोर्ट को, सबऑर्डिनेट कोर्ट को वापस भेजेगा। एंड द सबऑर्डिनेट कोर्ट में पास डिक्री अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन गिवन बाय द हाई कोर्ट, है ना। ठीक है। अब एक सीआईटी वर्सेस सिंधिया नेविगेशन के केस में एक बात जोड़ दिया, हाई कोर्ट, it is not necessary for the high court to confine it to the matter referred to it. It may also give its opinion on the matter which may arise before the high court which was not mentioned in the reference. नहीं, उसमें जो बात लिखी गई उसके बियॉन्ड भी अगर कोई मैटर उसमें इन्वॉल्व लगता है हाई कोर्ट को, उसके रिगार्डिंग भी ओपिनियन देगा और उसको वो भेज। चलिए 113 का तो बात हो गया। हाई कोर्ट का अधीनस्थ न्यायालय क्या कर सकता है, एप्लीकेशन करके उच्च न्यायालय को रेफरेंस कर सकता है। जब कोर्ट सेटिस्फाइड है कि उसके सामने जो पेंडिंग है, लंबित है वाद, उसमें किसी लॉ के रिगार्डिंग, तीनों को मिला करके लॉ कह सकते हैं। वैसे ये वर्ड यूज किया है, तो आप जब लिखें ना तो लिखें तो ये तीनों वर्ड डाल दीजिए, है ना। एक्ट, ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन, तीनों को मिला करके वैसे समझने के लिए हमने बताया कि तीनों का मतलब लॉ ही है, क्योंकि तीनों एक्चुअल में लॉ है भी नहीं। एक लेजिस्लेचर मेड है, एक प्रेसिडेंट और गवर्नर मेड है, और एक एग्जीक्यूटिव मेड है तो लॉ ही, लॉ का ही फोर्स होता है। आर्टिकल 13 बताता है ना लॉ का, लॉ में क्या क्या शामिल है ना, पढ़े हैं आप लोग। तो जब कोर्ट सेटिस्फाइड है कि उसके सामने लंबित मामले में
एक्ट, ऑर्डिनेंस या रेगुलेशन के वैलिडिटी के रिगार्डिंग उसको डाउट है कि वो वैलिड है भी या नहीं है, और उस पॉइंट पे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को पर कोई डिसीजन भी नहीं है, तो उस मैटर को अपना ओपिनियन देते हुए वो हाई कोर्ट के ओपिनियन के लिए वो उसको रेफर कर देगा। हाई कोर्ट एग्जामिन करके अपना ओपिनियन उस पर दे करके उसको वापस भेजेगा। अब आइए हम लोग देखते हैं 46 क्या कहता है ऑर्डर, क्योंकि दोनों बात है ना इसमें, सेक्शन 113 भी है और ऑर्डर 46 भी है। 46 prescribes the condition to be satisfied to enable the subordinate court to make reference। 46 बताता है कि कब सबऑर्डिनेट कोर्ट रेफरेंस करेगा, नहीं क्या क्या कंडीशंस पहले पूरा हो जाना चाहिए, तब सबऑर्डिनेट कोर्ट किसी ऐसे लॉ पॉइंट को रेफर करेगा हाई कोर्ट के ओपिनियन के लिए। वो पॉइंट क्या क्या है, तो सबसे पहला है अ क्वेश्चन ऑफ लॉ हैज अराइजन बिफोर द कोर्ट रिगार्डिंग द केस पेंडिंग बिफोर इट। जो केस, जो मामला अधीनस्थ न्यायालय के सामने लंबित है, उसमें वो किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ पे कोई ना कोई मैटर अराइज कर गया हो, विधि के प्रश्न पे कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट अराइज कर गया हो उसके वैलिडिटी के रिगार्डिंग, देयर इज रीजनेबल डाउट रिगार्डिंग सच क्वेश्चन, और वैसे लॉ पॉइंट के क्वेश्चन पर एक डाउट हो गया हो, एक संदेह उत्पन्न हो गया हो, रीजनेबल डाउट होना चाहिए। रीजनेबल डाउट समझते हैं ना, जैसे ही रीजनेबल वर्ड आ जाता है ना, इसका मतलब है कि कोई किसी भी बात में जब रीजनेबल लगा देते हैं तो इसका मतलब है कि वो रीजन बेस्ड है, वो है ना, रीजन बेस्ड है, उसके लिए रीजन होना चाहिए। नहीं, कई बार हम लोग क्या होता है कि हम लोग दो तरीके से सोचते हैं, नहीं, एक जो थॉट प्रोसेस होता है वो रीजन बेस्ड होता है, नहीं, और एक अचानक से ऐसे ही मन में आ गया कोई बात, कोई नेगेटिव बात, कोई पॉजिटिव बात, नहीं, जिसका कोई सिर पैर नहीं है, जिसका कोई ग्राउंड नहीं है, नहीं, तो ऐसा, हाँ ऐसा मतलब मन में कोई बात आ जाना, है ना, आते रहता है ना, तो कुछ थॉट तो आता है वो रीजनिंग बेस्ड होता है, नहीं ऐसा है तो इसलिए ऐसा दिमाग में आ रहा है, और कोई तो ऐसे ही फैंसीफुल आइडिया आ जाता है दिमाग में। नहीं, रात को कभी कभी हम लोग गांव में रहते थे तो देखते थे ना, खूंटा होता है ना, खूंटा जिसमें भैंस गाय सबको बांधते हैं, खूंटा को देख लिया ना तो लगा कि भूत है, रात को दिखेगा वो, रात को लगेगा, रात को लगता है ये, फिर देखे ऐसे टॉर्च जला के, ये तो खूंटा है। तो ऐसा फैंसीफुल नहीं होना चाहिए कि नहीं हमको लग रहा है कि डाउट है, अरे रीजन्ड हो, इसलिए तो कहा कि तुम अपना ओपिनियन भी लिखो इसके ऊपर, नहीं ऐसे मत भेज देना। तीसरी बात, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ अपील रिगार्डिंग सच पेंडिंग केस। उसमें अपील का प्रोविजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर अपील का प्रोविजन है ना, तब तो फिर तुमको जो डिसीजन देना दे दो वो हाई कोर्ट देख लेगा, नहीं अपील में जाएगा ही ना, अपील का प्रोविजन नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। रेफरेंस तभी करेंगे when there is no provision of appeal। चौथी बात क्या है, there is no decision of the high court or the supreme court on point of reference। जिस लॉ पॉइंट को रेफर करा गया है उस पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन भी, क्योंकि अगर डिसीजन है ही तब किस लिए भेज रहे हो, है ना, क्लियर है ना, तो इसलिए उस पॉइंट पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन भी नहीं होना चाहिए। द कोर्ट हैज एक्सप्रेस्ड इट्स ओन ओपिनियन, है ना, न्यायालय ने, सबऑर्डिनेट कोर्ट ने अपनी राय भी बता दी हो, स्पष्ट कर दी हो, ये था ना जोड़ा हुआ उसमें कि अपना राय लिखते हुए भेजेगा, है ना, ये सारा कंडीशन जब फुलफिल होगा ना, तो सबऑर्डिनेट कोर्ट क्या कर सकता है, रेफर कर सकता है किसी लॉ पॉइंट को जिसके रिगार्डिंग उसको डाउट है कि वो वैलिड है भी या नहीं, है ना। दो ही टॉपिक में आज सारा समय खा गया। नहीं कल तो है ना, अच्छा कंप्लीट नहीं होगा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक में इसको हम लोग
इसके साथ उसको मिला के स्मॉल कॉज कोर्स को मिला करके हम लोग कर लेंगे, खत्म तो हो जाएगा, है ना। हाँ, हमको भी लगता है कि स्मॉल कॉज कोर्स भी शायद एक क्लास में निपट जाए, है ना। निकलवाते हैं उसका डायरेक्टली हम प्रिंट आउट निकलवा लेते हैं, निकलवा के देख लेते हैं ना। हाँ बेयर मेरे पास नहीं है, लेकिन हाँ तो वही ना प्रिंट आउट निकाल, हाँ वही करते। कौन सा ईयर है उसका स्मॉल कॉज कोर्स एक्ट का? अच्छा वो तो दिखा देगा फोन में। 1887 ओके, आज ही निकाल के हम पढ़ लेते हैं। अब जो अगला टॉपिक है हम लोगों का वो है रिव्यू, है ना। सीपीसी में रिव्यू का प्रोविजन है, फिर उसके बाद बीएनएसएस में रिव्यू का प्रोविजन नहीं होता है ना। एक्चुअल में देखिए ये जो रिव्यू का प्रोविजन जो आया है ना, तो हम लोग तो इंग्लिश लॉ को कॉपी किया है, नहीं तो इंग्लिश लॉ में कॉमन लॉ और कोर्ट ऑफ इक्विटी दो तरह का लॉ है ना वहां पर। तो कॉमन लॉ में रिव्यू का कोई प्रोविजन नहीं था। रीजन क्या था? रीजन ये था कि once a court gives its decision it becomes functus officio, वो उसका प्रिंसिपल था इंग्लिश कॉमन लॉ का, कि जब न्यायालय एक बार डिसीजन दे देता है ना, इट गोज बियॉन्ड इट्स कंट्रोल, वो उसके नियंत्रण के बाहर चला जाता है, एंड हेंस सच डिसीजन कैन नॉट बी रिव्यूड अगेन बाय द सेम कोर्ट। नहीं, उसमें फिर से कोई छेड़छाड़, कोई परिवर्तन, कोई अल्टरेशन, कोई एडिशन, ये वो कोर्ट नहीं कर सकता। एक बार अगर फाइनल हो गया डिसीजन, इट इज फाइनल। तो कई बार क्या हो जाता था ना कि जैसे कोई एरर हो गया, कोई मिस्टेक हो गया, कोई मैटर था जो उस समय वो रेज नहीं कर सकता था जिस समय उसने सूट फाइल किया था, लेकिन बाद में उसको कोई एविडेंस मिल गया, बड़ा सब्सटेंशियल एविडेंस मिल गया जो उस डिसीजन को अफेक्ट कर सकता है जो कोर्ट ने दिया है। तो ऐसे मैटर में कोई रेमेडी मिल नहीं पाता था अग्रीव्ड पार्टी को। तो अग्रीव्ड पार्टी वैसे केस में कोर्ट ऑफ इक्विटी को अप्रोच किया। तो कोर्ट ऑफ इक्विटी ने एक प्रिंसिपल दे दिया रिव्यू का, कहा ठीक है ये बात सही है कि जजमेंट अगर दे देता है कोर्ट तो फाइनल ही होना चाहिए, लेकिन सर्टेन केसेस में इट मे आल्सो बी रिव्यूड बाय द सेम कोर्ट एंड द सेम जज, है ना। ताकि सेम कोर्ट या सेम जज उसको रिव्यू कर सकता है। अब उसमें भी कंडीशन है, जैसे उसमें भी अपील का प्रोविजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर अपील का प्रोविजन है तब अगर कोई मिस्टेक हुआ है, कोई डिफेक्ट अगर रह गया है डिसीजन में, तो उसको तो रिमूव कर देगा अपीलेट कोर्ट, फिर क्या प्रॉब्लम। नहीं, अपील का प्रोविजन नहीं है, और तब अगर कोई मिस्टेक हो गया है, डिफेक्टिव डिसीजन अगर हो गया है, फिर तो इनजस्टिस कंटिन्यू कर जाएगा ना। तो कोर्ट ऑफ इक्विटी ने ये प्रिंसिपल लाया रिव्यू का, पुनर्विलोकन का, और कहा कि सर्टेन प्रिंसिपल, सर्टेन कंडीशन के सेटिस्फाइड होने पे वही कोर्ट, वही जज अपने ही दिए गए निर्णय का फिर से रिकंसिडरेशन, री एग्जामिनेशन कर सकता है। इसी को कहते हैं हम लोग प्रोविजंस फॉर रिव्यू। ये कहां पर प्रोवाइडेड है? 114 सेक्शन कितना है? 114 और ऑर्डर है 47। तो ये तो आपको जरूर याद रखना है, प्री का क्वेश्चन यहीं से शुरू हो जाता है ना। और तब फिर कल हम लोग बात करेंगे कि रिव्यू होता क्या है, रिव्यू किस कंडीशन में रिव्यू का पिटीशन फाइल करा जा सकता है, और कोर्ट किस ग्राउंड पर रिव्यू को सुन सकता है। दो बात हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे, है ना। इन विच कंडीशन और सर्कमस्टांसेस petition or application for review can be made, and on whom grounds, on which grounds the petition for application for review can be entertained by the same court or same judge, है ना। कल करेंगे सर। आज के क्लास का रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिएगा ना टेलीग्राम पे। अभी तो सुन ही रही हो तुम तो। नहीं सर, मतलब क्लास खत्म होने के बाद उसको बोलो
उसको बोला करो, मैं साहिल को भेज देगा, है ना। ओके सर, हम मैसेज भी कर दिए सर।